अच्छा भाई, हमने अब तक पढ़ लिया है सपोर्ट इन प्लांट्स, उसके बाद मूवमेंट इन प्लांट्स, अब सपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स भी पढ़ना है। सपोर्ट इन एनिमल्स क्या है, देखिए स्केलेटन होता है। स्केलेटन को आसान ज़बान में हम कहते हैं ढांचा। इसमें क्या होता है, स्केलेटन जो है वो टफ होता है, रिजिड होता है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, एनिमल का कोई भी ढांचा हो टफ हो, रिजिड होता है, उसको स्केलेटन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, और मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और बोथ ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स में से सिर्फ इनऑर्गेनिक हो, कुछ में ऑर्गेनिक हो, जैसे ह्यूमंस हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें दोनों होंगे। अच्छा, अब टाइप्स हैं स्केलेटन की, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। अब हाइड्रोस्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो का वर्ड इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर है जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा। तो हाइड्रोस्केलेटन में क्या है, ये लेक हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर की इनमें कमी होती है और फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ठीक है। वाटर है, ज़ाहिर है वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, तो इनके अंदर फ्लूइड की मदद से जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा होगा। एग्जाम्पल क्या, एनलीड्स और नाइडेरियंस जो हैं, ये इनकी एग्जाम्पल है। इसमें अब जो हाइड्रोस्केलेटन है ये क्या करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस एनिमल को, और दूसरा उसकी मसल की जो मूवमेंट है, मसल मोटिलिटी है, उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब कुछ एनिमल्स में हम देख लेते हैं हाइड्रोस्केलेटन कैसे काम करता है। जैसे एक एनिमल है सी एनिमल, इसमें क्या होता है, इसकी जो पूरी कैविटी है, पूरी बॉडी है ये वाली, ठीक है। इसकी मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, वाटर से भरी हुई होती है। इसमें क्या होते हैं, ये इसका माउथ है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका माउथ है। इसकी एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, और इससे बाहर कोई स्ट्रक्चर निकले हुए जैसे टेंटिकल्स। ये माउथ के अंदर से पानी लेके जाएगा, ये अंदर पूरा फ्लूइड भर लेगा, माउथ को क्लोज कर लेगा, तो क्या होगा, अंदर जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, क्लोज इज माउथ। और कंस्ट्रिक्टेड मसल फाइबर, जितने मसल फाइबर से वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, और कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये पूरा फ्लूइड फिल्ड है और इसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, दबा दिया, तो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन फ्लूइड, जिसकी वजह से अपराइट पोजीशन, इसकी एक प्रॉपर पोजीशन जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा उस प्रेशर की वजह से, और वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका मेंटेन हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल है इसकी अर्थवूम। अर्थवूम में क्या होता है, इसमें भी फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, मगर बीच में सेप्टा होता है। जैसे मैंने बनाया हुआ है ये वाला, ये देखें, दोबारा बना देता हूँ, ये एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है, बीच में सेप्टा आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स हैं, सेपरेटेड बाय सेप्टा होता है। इसमें दो तरह के मसल्स भी मौजूद होते हैं। जैसे मैंने ये दोबारा यहाँ बना देता हूँ, चलें, जो मैंने ये मसल शो किए हैं सर्कल में, सर्कुलर मसल्स हैं, और जो बीच में मैंने लाइन शो की हुई है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो दो तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। जो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंपार्टमेंट इलॉन्गेट हो जाएगा। कैसे, देखें, सिर्फ अब मैं सर्कुलर मसल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सर्कुलर मसल। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको दबाएगा। जब भी आप कोई चीज़ को दबाएं, ठीक है, वो चीज़ इलॉन्गेट हो जाएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो जैसे ही इनको ऐसे दबाएंगे सर्कुलर मसल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लंबे हो जाएंगे, यहाँ फैलेंगे, इलॉन्गेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मसल का यही काम है कि कंपार्टमेंट को इलॉन्गेट कर देता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल का काम क्या है, ये कंपार्टमेंट को शॉर्टन कर देता है। कैसे, अब मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को बनाऊंगा। ये मैंने बना दी लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये बीच वाली लाइन। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या करेंगे, पहले इन्होंने इस तरह दबाया था, अब इस तरह नहीं दबेगा। तो ये क्या होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑपोजिट मूवमेंट हो जाएगी। ऑपोजिट मूवमेंट का क्या मतलब, कि शॉर्टन हो जाएंगे। पहले तो ये लंबे हो गए थे ऐसे, ठीक है। अब क्या होंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको वापस अपनी पोजीशन पे से खींचेंगे। तो वापस पोजीशन पे खींचेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जो इसकी ऐसी पोजीशन है, ठीक है। शॉर्टन हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से भी शॉर्टन हो जाएगा। तो ये दो तरह के इसमें मसल होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है, दीज मसल मूव इट अलॉन्ग सॉइल बाय द हेल्प ऑफ सी टाइप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखें, इसके पास कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले बाहर बने हुए हैं कुछ, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सीटा है। अब होता क्या है, देखिए, सबसे पहले इसके सर्कुलर मसल जो हैं ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर इसका पहले ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला, अब ये क्या हो जाएगा, इलॉन्गेट। जैसे मैंने ऊपर बताया, ये मैं इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके पीछे वाले सीटा है, ये इसके अगले वाले सीटा है। तो क्या करेगा, सीटा ऐसे स्ट्रक्चर है जो इसके सॉइल में दबाने में काम आता है। नुकीले टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो आगे से सीटाई को सॉइल में क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। जब सॉइल में फिक्स कर देगा तो अब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, ठीक है। ये सर्कुलर मसल्स हैं, सॉइल में इसने आगे से अपने आप को फिक्स कर दिया, ठीक है भाई। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल ये हैं। अब ये क्या करेगा, सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाता है शॉर्टन। तो क्या करेगा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पीछे से क्या हो जाएगा, शॉर्टन। आगे से तो फिक्स कर दिया इसने अपने आप को, आगे से कुछ नहीं कर सकता, पीछे से ही शॉर्टन होगा। तो मैं पीछे से शॉर्टन बना देता हूँ, ये पीछे से हो गया शॉर्टन, आगे वाले स्ट्रक्चर इसका वही है, पीछे से शॉर्टन हो गया, सीटा ऐसे ये फिक्स है। ये सर्कुलर मसल है और लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, ये देखें, यहाँ से इसकी मूवमेंट यहाँ होगी। अब आगे क्या करेगा, दोबारा
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये पीछे वाले सीटाए जो थे उनको क्या कर लेगा, उनको फिक्स कर लेगा इस जगह पर। जब इनको फिक्स कर लेगा, इनको फ्री कर देगा। जब इनको फ्री करेगा फिर दोबारा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये दोबारा इलॉन्गेट होगा, आगे से इलॉन्गेट होगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला अब ये वाला एंड फ्री है, ये यहाँ से इसने फिक्स कर लिया है। तो यहाँ से फिक्स करने का मतलब क्या है कि ये पीछे वाले स्ट्रक्चर ना ही ले, अब आगे से लॉन्गेट हो ताकि आगे मूव करना है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ये पीछे आगे वाले सीटा फिक्स करेगा, फिर पीछे वाले फिक्स करेगा, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये चलता रहेगा, ऐसे ही मूवमेंट करता है अपनी। तो ये अर्थवॉर्म भी इसी के एग्जाम्पल में आ जाता है हाइड्रोस्केलेटन की। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन को। एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सो का वर्ड बता रहा है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी है तो इसके बाहर जो कोई स्केलेटन होगा, इसके बाहर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। ये मेंशन है, हार्ड होता है, आउटर कवरिंग होता है, जिससे इंटरनल मसल अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इसको मैं ओ लिख देता हूँ ऑर्गेनिज्म को मार्क करने के लिए। इसके कोई मसल से, ठीक है, इसका मसल, ये मसल निकल के बाहर जाके जो एक्सोस्केलेटन है उससे अटैच हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे इस साइड पे देखें तो ये ऐसे होता है कि जो इंटरनल इसके मसल्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के, वो एक्सोस्केलेटन से अटैच हो रहे होते हैं। और ये नॉन लिविंग होता है और इसको एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। एक्टोडर्मल सेल्स कौन से होते हैं? जो स्किन के सेल होते हैं। जैसे ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके तो ये वाले सेल्स हैं जो स्किन के आउटर कवरिंग के सेल होंगे, वो एक्टोडर्मल सेल्स हैं, और वो इसको एक्सोस्केलेटन को बाहर, ये जो स्केलेटन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसको सिक्रीट कर देंगे। तो ऐसे होता है। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसकी कॉम्पोजिशन होती है, एक तो इसमें स्ट्रक्चर होता है एपिक्यूटिकल और दूसरा स्ट्रक्चर होता है एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल क्या होता है? जैसे ये बताया हुआ है मैंने ऊपर, ये बनाया हुआ है मैंने इस कलर से, दोबारा मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो एपिक्यूटिकल वैक्सी होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन से, मतलब लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से बनेगा, इम्परमेबल टू वाटर, वाटर को अलाउ नहीं करेगा, और जो वाटर को अलाउ नहीं करेगा तो बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है पहला। उसके बाद जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा एक्सोस्केलेटन है, इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर एंडोक्यूटिकल होता है। ये टफ होता है, ये भी वाटर को अलाउ नहीं करता। और काइटिन एक मॉलिक्यूल है वो, और पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिल जाए कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है वो, और प्रोटीन, ये चीज़ें मिलके एंडोक्यूटिकल बना रही होती हैं। तो ये दो इसकी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब इसमें हार्डनिंग कैसे होती है? एक्सोस्केलेटन में एक प्रोसेस होता है स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है और इसकी एक्सोस्केलेटन की हार्डनिंग की जाती है। इसकी एग्जांपल आती है मोलस्कन किंगडम एनिमेलिया में हम पढ़ते हैं। तो मोलस्कन्स जो हैं, मोलस्कन्स के पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, मगर एक प्रॉब्लम आता है, जो मोलस्कन्स लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जो मोलस्कन्स लैंड पे रहते हैं, उनके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मौजूद होता, तो जो इनका एक्सोस्केलेटन है इसकी हार्डनिंग नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा, अब मोलस्कन्स में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ रिंग्स। इसमें क्या होता है कि मोलस्कन्स के जो शेल होते हैं, जैसे मैं ये बनाता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे एक मोलस्कन था, ठीक है, मैंने बना दिया मोलस्कन, और इसका ये समझ लें एक्सोस्केलेटन है ये। अब मोलस्कन ज़ाहिर है हर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, अब मोलस्कन जो है वो ग्रो होकर इतना बड़ा बन गया, तो इसके साथ क्योंकि एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, ये ग्रो नहीं होता। ठीक है, तो मोलस्कन क्या करता है, अपना ये एक और एक्सोस्केलेटन अपने साथ ये बना लेगा। ठीक है, और जो पिछला था वो पिछला ऊपर ही रह जाएगा। ऐसे ही अगर मोलस्कन जब इतना बड़ा ग्रो हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक और अपने साथ एक्सोस्केलेटन बना लेगा, और जो पिछले वाला था वो ऊपर ही रह जाएगा। तो ऐसे क्या करता है, एक्सोस्केलेटन तो ज़ाहिर है नॉन लिविंग है, ग्रो नहीं होगा, और मोलस्कन जो है तो खुद ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ग्रो होगा। तो ये खुद अपनी ग्रोथ करता रहता है और इसके साथ अपना नया एक्सोस्केलेटन बना लेता है, बजाय इसके कि पुराने को ग्रो किया जाए, क्योंकि पुराना ग्रो हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये मेंशन है कि मोलस्कन जो है, ये क्या मोलस्कन का शेल है, ये ग्रो होता है, एनिमल ग्रो। ठीक है, जैसे एनिमल ग्रो करता रहता है वो अपने शेल को ग्रोथ, इसकी शेल की ग्रोथ करता रहता है, और ग्रोथ रिंग्स, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स बनते रहते हैं। ज़ाहिर है जो एक, जैसे मैंने बताया कि जो पिछला है वो उसके ऊपर आ जाएगा, नया बन जाएगा, फिर नया उसके ऊपर आ जाएगा, तो रिंग की तरह अपेयर होते रहते हैं मोलस्कन के शेल के ऊपर, मोलस्कन के सरफेस के ऊपर। अच्छा भाई, अगली इसकी एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड क्या है? आर्थ्रोपोड के जो एक्सोस्केलेटन में कुछ अडेप्टेशन, कुछ चेंजेस ऐसी हुई होती हैं जो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं लिविंग के लिए और इसको ग्रो करने के लिए एक्सोस्केलेटन के अंदर। ठीक है, एक्सोस्केलेटन बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो इसके अंदर ऐसी कोई अडेप्टेशन हुई भी होती हैं जो इसको ग्रोथ करने में और इसको आराम से रहने में इसकी मदद कर रही होती हैं। ठीक है, कैसी अडेप्टेशन हैं? इसके बाद रिजिड्स और बार्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इन्वेजिनेशन हुई थी एक्सोस्केलेटन की ताकि मसल अटैच हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई आर्थ्रोपोड था और ये एक्सोस्केलेटन जो है ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इन्वेजिनेट हुआ हुआ है, ताकि मसल जो है आराम से आके इससे अटैच हों। जैसे मैंने बताया कि इस पर मसल अटैचमेंट, इंटरनल मसल अटैचमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की। दूसरा है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है कि एक्सोस्केलेटन जो है
जहाँ जॉइंट होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म का वहाँ फ्लेक्सिबल होगा। जैसे हमारा आप समझे नी जॉइंट है, जैसे एल्बो जॉइंट है, क्या है फ्लेक्सिबल है इसलिए मूव कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ उस ऑर्गेनिज्म के जॉइंट्स मौजूद होंगे उसको मूवमेंट की में हेल्प करने के लिए वहाँ ये एक्सोस्केलेटन जो है ऑल्दो वैसे तो टफ होता है मगर वहाँ जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है ताकि आराम से मूवमेंट आराम से हो जाए। उसके बाद गैसेज एक्सचेंज, जो इसका एक्सोस्केलेटन है ये गैसेज एक्सचेंज को परमिट करता है, अलाउ करता है गैसेज एक्सचेंज कर ले ताकि आराम से अपना रह सके। उसके बाद लास्ट सेंसिला। सेंसिला क्या है? एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि कोई चेंज को डिटेक्ट करे। ये किस फॉर्म में होते हैं? या तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ब्रेसल्स कहते हैं या लेंसेज की तरह होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई प्रेडेटर है, कोई शिकारी है, उसको डिटेक्ट करेंगे। कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चार इसके बाद अडेप्टेशन होती हैं जिसको रहने में मदद कर रही होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं एक्सोस्केलेटन के? एक तो अगेंस्ट एनिमीज़, मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे इसके बाद रिसेप्टर्स हैं तो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि एनिमीज़ हैं, कोई प्रेडेटर है तो उससे मदद करने में, उसमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कोई रफ इन्वायरमेंट है तो ज़ाहिर है किसी चीज़ के ऊपर सरफेस है, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ये एक सरफेस ने इसको कवर किया हुआ है, तो एक जो कोई सरफेस ने कवर किया हो तो वो रफ इन्वायरमेंट हो उससे बचने में मदद करता है, ड्राइंग में बचने में मदद करता है। ठीक है, ताकि ऑर्गेनिज्म ड्राई ना हो जाए, इसमें भी ये एक्सोस्केलेटन का रोल होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि एनिमल्स जो हैं जैसे आर्थ्रोपोड हैं ये ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रो क्यों नहीं कर सकता? जैसे मैंने मोलस्क में तो ये था ना कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है और या ये इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है तो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो गया तो वो एक्सोस्केलेटन को बड़ा कर लेगा, पिछले वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे रिंग बनते जाएंगे। ये तो हो रहा था मोलस्क में। तो आर्थ्रोपोड में क्या होता है कि वो अपना जो एक्सोस्केलेटन है पिछले को शेड करता है और फिर नया बनाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर लेयर्स नहीं बनाता जाता है, रिंग नहीं बनाता, ये पिछले को शेड करके नया बनाता है। सबसे इसको मोल्डिंग एक्डाइसिस कहते हैं। ऐसे है अगर ये आर्थ्रोपोड है और इसके ऊपर ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है, ठीक है, तो ये जैसे ग्रो होता जाएगा तो ये एक्सोस्केलेटन को शेड करेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये नया एक्सोस्केलेटन बनाएगा। तो ऐसे हो रहा होता है ये। अच्छा, ये मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है? इसमें होता ये है कि एंजाइम सिक्रीट होते हैं बाय हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। हाइपोडर्मल क्या है? हाइपोडर्मल क्या है एक्चुअली? हाइपोडर्मल होती है जैसे हमारी एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे नीचे लेयर होती है डर्मिस और सबसे नीचे लेयर होती है हाइपोडर्मिस। तो जो ये तीन लेयर है हमारी एपिथेलियम की, ठीक है, सबसे पहले क्या है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर क्या है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो एंजाइम सिक्रीट करती है और जो एंडोक्यूटिकल है, जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था, यहाँ पर जो एंडोक्यूटिकल है इसका पार्ट, इसको डाइजेस्ट कर देगी और डाइजेस्ट करेगी तो ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा नया एक्सोस्केलेटन सिक्रीट किया जाएगा और जो पुराना होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर नए को सिक्रीट किया है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट से उसको हार्डन किया जाएगा जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है उस ऑर्गेनिज्म का, हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। और कौन सा हार्मोन है? एक्डाइजोम एक हार्मोन होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है आर्थ्रोपोड का। ठीक है, अब फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन स्केलेटन के क्या होते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर बोन है, हमारे स्कल की बोन है तो वो क्या करती हैं, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन मौजूद है तो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसका मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि मैंने बताया कि स्केलेटन में जैसे एक्सोस्केलेटन है, अभी हमने जैसे पढ़ा मसल अटैचमेंट हो रही है तो मसल अटैचमेंट होगी और मसल ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद मिनरल्स ह्यूमस है, जैसे बोन्स हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं कैल्शियम को, पोटेशियम को, सोडियम, फास्फोरस सबको स्टोर करी होती हैं और इनका बैलेंस मेंटेन करी होती हैं। तो मिनरल होम्योस्टैसिस भी मेंटेन करता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, जो बोन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं, हमें अभी बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनमें बोन मैरो होता है जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा एक्सोस्केलेटन। अब पढ़ना है हमने एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में दो चीज़ें आ जाती हैं, बोन और कार्टिलेज, इनको मिला के हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। दोनों कनेक्टिव टिश्यू लिविंग है और लिविंग सेल से बने हुए, सारे लिविंग है तो लिविंग सेल से बने होंगे। और एक प्रोटीन है कोलेजन, इसके अंदर एम्बेड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बोन है तो बोन जो है इसके अराउंड पूरी कोलेजन प्रोटीन होगी, इसके अंदर एम्बेड होगा, बिल्कुल ऐसे कार्टिलेज के लिए होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब बोन क्या है? बोन रिजिड है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जैसे आपको पता है, आप अपने कोई भी हाथ की बोन्स देख लें, पैर की बोन्स देख लें, तो क्या है रिजिड हैं, टफ होती हैं और ये क्या करती हैं सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को आपस में बाइंड कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद कोलेजन फाइबर से, कोलेजन एक प्रोटीन है उससे बनी होती हैं बोन्स और हार्डन बाय कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बोन्स के अंदर एक कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है ताकि बोन जो है टफ हो जाए, हार्ड हो जाए। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन ऐसा होता है कि कुछ होती हैं कॉम्पैक्ट बोन, कुछ होती हैं स्पंजी बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन क्या है ये मैं आपको चलने पहले पूरा बोन का स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। हम यहाँ से देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है एक्चुअली, एक एंड पे हमारे पास एपिफाइसिस। ठीक है, ये जो कोने हैं इसका ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। तो दो एपिफाइसिस होते हैं। ये टिपिकल बोन है, बोन चेंज भी हो सकता है मगर फिलहाल इस लेवल पर हमने यही पढ़ना है कि बोन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो बीच में जो पूरी शाफ्ट एरिया है इसको कहते हैं डायफाइसिस और शाफ्ट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब एपिफाइसिस के कोनों पर, जैसे ये एपिफाइसिस है, ये होता कुछ ऐसे, अगर मिसाल के तौर पर एक ये बोन है ना,
तो ये दूसरे बोन के साथ जब भी जॉइंट बनना होता है, दो बोन आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, तो अब बोन आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तो उनके एंड्स पे कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है, एंड्स पे कार्टिलेज मौजूद होते हैं ताकि फ्रिक्शन से बचा सकें, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन से बचा सकें। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो अगली बोन ज़ाहिर है, इससे आगे अगली बोन होगी, जो भी जॉइंट बनेगा, तो ये कोनों पे आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जो एपिफाइसिस है, इसके अंदर हमारे पास कैंसिलस बोन या स्पंजी बोन होती है, जो सॉफ्ट बोन होती है वो होती है। देखें यहाँ पर, आप देखें ये जो पोर्स बने में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कैंसिलस या स्पंजी बोन है। उसके बाद डायफाइसिस है। डायफाइसिस के यहाँ पर कोनों पर, ये मैं अगर बनाऊँ डायफाइसिस, यहाँ पर ये मैंने डायफाइसिस बनाया, तो डायफाइसिस के बिल्कुल कॉर्नर्स पे तो हमारे पास होती है कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन ऐसी होगी जो बिल्कुल टफ होगी, इसके अंदर ऐसे कैंसरस बोन की तरह बिल्कुल जैसे आपको नज़र आ रहा है, पोर्स ऐसे नहीं होंगे, टफ बोन होगी। और डायफाइसिस के बीच में हमारे पास वही स्पंजी बोन मौजूद होती है, ठीक है, बीच में ऐसे स्पंजी बोन मौजूद होगी। तो ये हो गया डायफाइसिस। उसके बाद वही दोबारा एपिफाइसिस आ गया। तो यही यहाँ पर यही मेंशन है कि कॉम्पैक्ट बोन है, देखें कोनों पे इसने मार्क किया है कॉम्पैक्ट बोन, और बीच में मैरो कैविटी है। मैरो कैविटी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। और जो थर्ड पार्ट है वो होता है मेटाफाइसिस। ये दोनों के बीच में, ये एपिफाइसिस प्लेट कह लें या इसको मेटाफाइसिस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट्स भी यही होती हैं। जब ये बच्चा ग्रो होता है तो ये यही लेवल पे ये यहाँ पर कार्टिलेज जो है फ्यूज़ कर जाते हैं और ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इस लेवल पे नहीं इतनी ज़रूरत पड़ने की। बट मेटाफाइसिस एक थर्ड पार्ट होता है जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होता है, ठीक है। अब एपिफाइसिस सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या होता है। स्पंजी बोन है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट बोन है। उसके बाद वेट बेरिंग रीजन्स, इसके अंदर रीजन्स मौजूद हैं, ट्रेपेकुलाई इसको कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्ट रीजन्स मौजूद हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको ट्रेपेकुलाई कह रहे हैं। और इसके अंदर फिल्ड होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम है कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन बोन का काम है, तो वो बोन का ऐसे काम है कि इनके अंदर बोन मैरो मौजूद होता है और बोन मैरो क्या करते हैं, ब्लड सेल की प्रोडक्शन कराते हैं। अब है डायफाइसिस को देखते हैं। डायफाइसिस का जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफाइसिस क्या है, कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। उसके अंदर ऐसे पोर्स मौजूद नहीं होंगे। और इनका जो कॉम्पैक्ट बोन का बेसिक यूनिट है उसको नाम देते हैं ऑस्टियन। ऑस्टियन क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं बनाऊँ, ये डायफाइसिस बना दिया, इसके कोनों पे मैंने जैसे बताया कि कॉम्पैक्ट बोन मौजूद है, ये कॉम्पैक्ट बोन है। अब कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम जूम करके पढ़ें तो कॉम्पैक्ट बोन का एक जो यूनिट है उसको कहते हैं ऑस्टियन। बहुत सारे ऑस्टियन्स मिलकर कॉम्पैक्ट बोन बना लेते हैं। तो हम एक ऑस्टियन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, मिलेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी। अब ऑस्टियन कैसा होता है कि ऑस्टियन के पास लेमिलाए, ठीक है, लेमिलाए विच आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्सीएपेटाइड होता है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ने में तो मुश्किल लग रहा होगा मगर बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें इस पे, इसके पास लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, जैसे ये लेयर्स ये होती हैं ना, ऐसे लेयर्स हैं, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होता है क्या क्या चीज़ें, कोलेजन। तो मैं अगर लेयर बनाऊँ, ठीक है, मैं सी से कोलेजन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो लेयर की फॉर्म में कोलेजन ऐसे मौजूद है बहुत सारा, ठीक है। मैंने सी से कोलेजन को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इसके बाद और मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एच हाइड्रोक्सी और एच ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एच ए। तो ये भी इसके साथ ऐसे ही मौजूद है, ठीक है। तो लेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। और इसके बीच में, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है कि ये गोल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोलेजन ऐसे मौजूद है ना लेयर्स की फॉर्म में, ये पूरा कोलेजन है, ठीक है। कोलेजन के साथ हाइड्रोक्सी एपेटाइट एच ए लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी ऐसे मौजूद है इसके साथ, ठीक है। जगह जगह हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी है। और बीच में एक कनाल मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर है कनाल, जिसको हम कहते हैं हैवर्जियन कनाल, हैवर्जियन कनाल, ये मेंशन है इन दी सेंटर हैवर्जियन कनाल होता है। हैवर्जियन कनाल के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, ये मैंने बना रहा हूँ ब्लड वेसल्स। और इसके पास नर्व सप्लाई भी मौजूद होती है, मैंने बना दी नर्व सप्लाई, ठीक है, ये नर्व सप्लाई। तो ये है ब्लड वेसल, ठीक है, और ये है नर्व सप्लाई। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑस्टियन का। ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन से मिलेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एट द एंड क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेयर्स की फॉर्म में कोलेजन और हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट अरेंज है, और उनके बीच में एक कनाल, एक हॉलो स्पेस मौजूद है, इसको हैवर्जियन कनाल कहते हैं। और उसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई बोन के लिए मौजूद है। तो ये एक मिलके ऑस्टियन बनाता है, बहुत सारे ऑस्टियन मिलके क्या बना देते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बना देते हैं, ठीक है। इन द सेंटर, इन सेंटर एज स्पंजी बोन, ठीक है, वही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके अंदर
जो हमारी ये डायफाइसिस है, इसके कोनों पे तो कॉम्पैक्ट बोन है और बीच में क्या है, स्पंजी बोन है। और मैरो कैविटी भी यही चीज़ है कि स्पंजी बोन, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये एपिफाइसिस पे कोनों पे स्पंजी बोन होती है, तो यहाँ पर क्या है, बोन मैरो मौजूद है। तो ये मैरो कैविटी भी उसी को कह रहे हैं, बोन मैरो को, कि बीच में क्या है, स्पंजी बोन है, तो स्पंजी बोन है तो वहाँ बोन मैरो भी मौजूद होगा। तो आपको ये चीज़ ये समझ आए कि कोनों पे स्पंजी बोन है तो वहाँ भी बोन मैरो है, और कंपेयर जो हमारे पास डायफाइसिस के बीच में भी स्पंजी बोन है तो वहाँ भी बोन मैरो है। तो जहाँ जहाँ स्पंजी बोन होगी वहाँ बोन मैरो होगा, वो ब्लड सेल की, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इनकी प्रोटेक्शन करा रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद आउटर कवरिंग ऑफ बोन, जैसे अगर ये बोन है ना, ये मैं ऐसे बोन बना देता हूँ। चलिए, बोन की जो आउटर कवरिंग है ना, ये अब मार्क कर रहा हूँ, इसको नाम देते हैं पेरीऑस्टियम का, पेरीऑस्टियम। और बोन की जो अंदर एक कवरिंग होती है अंदर की साइड पे, इसको नाम देते हैं एंडोऑस्टियम का। ठीक है, ये कवरिंग, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। तो आउटर कवरिंग को क्या नाम देते हैं, पेरियोस्टियम का, इनर कवरिंग को एंडोऑस्टियम का। और जो इनर कवरिंग है, एंडोऑस्टियम है, इसके अंदर प्रोजेनाइटर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। मतलब क्या, अगर मिसाल के तौर पर बोन डैमेज हो गई, ठीक है, ये अगर बोन थी, ये ऐसे बोन थी, और ये बोन यहाँ से डैमेज हो गई, आप समझ लें फ्रैक्चर हो गई, तो अब क्या होगा, बोन जो है इसको हील खुद करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। जब जब भी फ्रैक्चर होता है तो हम प्लस्टर बन जाता है। प्लस्टर बनने का पर्पज़ ये नहीं होता कि बोन को हील कराएगा, इसका पर्पज़ ये होता है कि बोन को एक जगह फिक्स कर दें और बोन हील खुद होगी। क्यों? क्योंकि वो लिविंग टिश्यू है। तो अब इसने हील करना है, तो हील करने के लिए सेल्स कहाँ से आएंगे, तो प्रोजेनाइटर सेल जो एंडोऑस्टियम के पास मौजूद हैं वो आएंगे और इसको हील करा देंगे। अब पूरा हम प्रोसेस अभी पढ़ते हैं कि बोन हीलिंग होती कैसे है। ठीक है, ये तो हो गया बोन का। कार्टिलेज का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज अगर देखें तो कार्टिलेज के जैसे यहाँ पर पेरियोस्टियम मौजूद है, बोन के बाहर जो लेयर है, इस कार्टिलेज के बाहर पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद होती है। मगर कार्टिलेज का एक जो इसके पास मसला होता है, क्या इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं ए वेस्कुलर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ए वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसी वजह से ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। तो जब इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो हीलिंग इसकी बहुत स्लो होती है। कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाए तो इसकी हीलिंग जो है काफ़ी स्लो हो रही होती है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद कार्टिलेज के पास जो है इसके जो सेल्स हैं, ठीक है, एक सेल होता है कार्टिलेज के पास जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, जहाँ भी वर्ड ब्लास्ट है, ये ऐसा सेल होता है जो कि उस, जैसे हम बोन में पढ़ेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, अभी पढ़ते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट ऐसा सेल है जो कि क्या है कि बोन के जो मेच्योर सेल हैं, ऑस्टियोसाइट, जो कि बोन बनाते हैं, उनको बनाने में मदद करता है। ऐसे ही ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, जो कार्टिलेज के मेच्योर सेल हैं, इसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, उनको बनाने में मदद करता है। अब करता क्या है ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ये अपने अराउंड जो है मैट्रिक्स को, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोलेजन हो, जिसके अंदर प्रोटोग्लाइकन्स हो, जिसके अंदर नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स हों, ठीक है, सारी चीज़ों को जमा करता है और अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है कॉन्ड्रोसाइट में। होता है ऐसे, अगर मिसाल के तौर पर ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, इसने अपने अराउंड क्या किया, इसने अपने अराउंड कोलेजन जो प्रोटीन है उसको जमा किया, ये कोलेजन में आ गई। उसके बाद प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन अभी बताता हूँ क्या होता है, उसको जमा किया, ये आ गया। नॉन कोलेजनस प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कोलेजन से नहीं बने, उनको जमा किया, ये आ गए। और ये पूरा सराउंड हो गया और इसके बाद अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा सराउंड होने के बाद कॉन्ड्रोसाइट में, जो कि कार्टिलेज का मेच्योर सेल है। ठीक है, अब जो प्रोटियोग्लाइकन क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक कंपाउंड है और प्रोटीन, इन दोनों को मिलने से प्रोटियोग्लाइकन बन जाता है। प्रोटियो का मतलब क्या है, प्रोटीन, ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक कंपाउंड है और प्रोटीन, ये दोनों मिलते हैं और क्या बन जाता है, प्रोटियोग्लाइकन अल्टीमेटली। ठीक है, हम ऊपर थे यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन अब जैसे हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पैक्ट बोन क्या था, आउटर शेल ऑफ बोन जो है, आउटर शेल ऑफ बोन जो था, जो डायफाइसिस में था, वो कॉम्पैक्ट बोन था, डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पर मसल की अटैचमेंट भी हो रही होती है। ठीक है, और जो स्पंजी बोन है, ये इंटरनल साइड ऑफ बोन है। ठीक है, एपिफाइसिस तो बनी स्पंजी बोन से है, और जो डायफाइसिस है उसका भी जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, स्पंजी बोन से। पोरस होता है, लाइट होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन कराता है। अब बोन के सेल कौन कौन से हैं, जैसे हमने नीचे पढ़ा है कार्टिलेज के लिए ऑस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट का क्या है, ये बोन फॉर्मिंग है, ऐसे सेल्स हैं जो कि बोन को बनाएंगे। ऑस्टियोसाइट है, ये क्या है, ये मेच्योर बोन सेल है, जो बोन बनी होती है ऑस्टियोसाइट से बनी होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट का बोन डिजॉल्विंग होता है, कुछ ऐसे है। अगर मिसाल के तौर पर ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये अपने अराउंड डिफरेंट जो है मैट्रिक्स को सिक्रीट करेगा, कोलेजन वगैरह बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स को सिक्रीट करेगा अपने अराउंड। सिक्रीट करने के बाद एक आइसोलेटेड यूनिट बन जाएगा। फाइनली इसका नाम दे देंगे कॉन्ड्रो ऑस्टियोसाइट का। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया ऑस्टियोब्लास्ट भी और ऑस्टियोसाइट भी। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिसॉल्विंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये कोई बोन थी, इसके यहाँ पर हो गया फ्रैक्चर, ये मिटा दो, यहाँ पर हो जाता है फ्रैक्चर, ये टूट गई बोन। अब होगा क्या, जो जो टूटा हुआ मटेरियल है वो ज़ाहिर है कहीं चला तो नहीं गया, वो यहीं मौजूद है। टूटा हुआ समझे ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको ख़त्म करेंगे तो ही नया आके लगेगा। तो इसको ख़त्म करने का काम क्या कर, बोन डिज़ोल्व कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट ही आएगा या आके इसको
रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा। और इस यहाँ पर आ जाएंगे फिर ऑस्ट्रोब्लास्ट आएंगे, बहुत सारे ऑस्ट्रोब्लास्ट आके अपने अराउंड मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे और सिक्रीट करने के बाद फाइनली ऑस्ट्रोसाइट में कन्वर्ट होके और मेच्योर जैसे पहली बोन थी वो बना देंगे। तो ये होता है। अच्छा भाई, अब बोन की डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले कार्टिलेज होता है, ठीक है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक वीक और सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, वो होता है। फिर फाइनली उसके अंदर डिपोजिशन होती रहती है, हार्ड होते रहते, फाइनली बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोन जो है कार्टिलेज से बनी होती है। और ऑस्ट्रोक्लास्ट क्या करते हैं? वही जैसे मैंने बताया है कि डिजोल्व करने का काम है। तो कार्टिलेज को डिजोल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे। ऑस्ट्रोब्लास्ट क्या करेंगे? उसमें डिफरेंट मिनरल्स, कोलेजन वगैरह को डिपॉजिट करके उसको टफ बना के फाइनली बोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो हमने बोन का पढ़ा। अब मैं बोन फ्रैक्चर का आपको थोड़ा सा बता दूँ कि बोन फ्रैक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, बोन फ्रैक्चर जो है 3 तरह के हैं। एक तो है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर तो बहुत आसान है कि बोन टूट गई, जैसे यहाँ देखें बोन टूटी हुई है, ये इस पॉइंट पे बोन टूटी हुई है, मगर स्किन पे कोई अपेयर नहीं हो रही। तो बोन तो ब्रेक हुई भी है, ठीक है, मगर स्किन पे कोई भी इसका साइन नहीं है। तो ये होता है सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है कि बोन टूट गई और स्किन, आउटसाइड स्किन आ गई। हम स्किन तो देख के बता सकते हैं कि बोन टूटी हुई है। तो पेट्स कर गई आउटसाइड स्किन को फाड़ के बाहर निकली या स्किन से पे विजिबल हो गई, तो ये हम कहते हैं ये है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर। एक तरह का और फ्रैक्चर है, इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें यह होता है कि सराउंडिंग, बोन तो टूट गई, फ्रैक्चर तो हुआ है, वो सराउंडिंग ऑर्गन्स, टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स, इन सब को, या नर्व्स, या जो सराउंडिंग जितने स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व्स, इनको भी डैमेज करेगी बोन टूट के। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब बोन टूट तो गई, इसका रिपेयर कैसे होगा? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि बोन खुद लिविंग टिश्यू खुद रिपेयर करती है अपने आप को, ठीक है। तो बोन में रिपेयर ऐसा होता है कि इसके 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है हेमाटोमा स्टेज। देखें अब टूटी है, ये बोन है, ये टूटी है, इसके अराउंड या ब्लड वेसल भी मौजूद थी। तो बोन टूटी है तो ब्लड वेसल भी डैमेज होंगी। तो ब्लड वेसल डैमेज होंगे तो ब्लड जो है अकमलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड जब एक जगह जमा होगा उसको हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। अब जब ब्लड वेसल टूट गई तो ब्लड कहाँ से आएगा? तो ब्लड जब नहीं मिलेगा बोन के सेल को, बोन सेल लिविंग टिश्यू, इनको ब्लड की ज़रूरत है, जब नहीं मिलेगा तो बोन सेल क्या होने, डाई होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेज होता है हेमाटोमा स्टेज। दूसरा स्टेज है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलिस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल टूटी हैं, नई ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ऑस्ट्रोब्लास्ट जो हमने ऊपर सेल पढ़े हैं वो आते हैं, वो क्या करते हैं, मिनरल को डिपॉजिट करके सॉफ्ट सी वीक सी बोन बनाना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं स्पंजी बोन। फिर एक ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है बोन को रिपेयर करना है तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें, ब्लड वेसल आती हैं, फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हीलिंग में काम देते हैं और कोलेजन को रिलीज़ करते हैं। कोलेजन ऐसी प्रोटीन है, इससे बोन बनी हुई है। उसके बाद एंडोथीलियल सेल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल है, अगर ये कोई ब्लड वेसल है तो ये इसके पास एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। एंडोथीलियल सेल से बनी होती है ब्लड वेसल। मैक्रोफेजेस आते हैं ताकि कोई भी जो बोन है उसको क्या करें, बोन की रिजॉर्प्शन करें, पुरानी वाले को नए बनाएं। उसके बाद कोलेजन वही प्रोटीन है, इससे बोन बनी हुई है। उसके बाद फिब्रिन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। फिब्रिन क्या करता है, भी जो ब्लड निकल रहा है उसको क्लॉट करने में, जैसे हमें कुछ चोट लगती है, कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना रुक जाता है, तो फिब्रिन उसमें मदद करता है पूरे प्रोसेस में। तो फिब्रिन भी क्या करता है, आ जाता है। तो सब जब आ जाते हैं तो एक कैलिस बन जाता है, इसको कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज कैलिस, ठीक है। ये बन गया। तो ये हो गया सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है बोनी कैलिस। इसमें क्या होता है, जो फिब्रोकार्टिलेज इसका कैलिस बना था, ये सॉफ्ट कैलिस था, इसमें क्या होता है, कैल्शियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है और उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो कैल्सिफाइड हो जाता है, कैल्सिफाइड होकर क्या होता है, हार्ड कैलिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ये कैलिस बनना शुरू कब होता है, 3 हफ्ते, वो फ्रैक्चर के 3 हफ्ते बाद बनना शुरू होता है और 3 महीने में फिर जाके 3rd मंथ तक जाके कंप्लीट हो जाता है बोनी कैलिस फॉर्मेशन। लास्ट स्टेज होता है रिमॉडलिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जो पुराने बोन सेल हैं, जो टूटी थी बोन, वो रिमूव हो जाती है, कैसे ऑस्ट्रोक्लास्ट सेल करेंगे, और नई बोन जो है फिर बन जाती है, और ऐसे करके हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया बोन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में थोड़ा, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज है सॉफ्ट है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू है, लिविंग है, सॉफ्टर है, और इसके पास ब्लड वेसल नहीं होती, जैसे मैंने बताया, ए वेस्कुलर होता है, और कवर करता है बोन्स को एट जॉइंट। जैसे मैंने बताया कि 2 बोन जब आर्टिकुलेट करी मिल रही होती हैं, इसको कहते हैं जॉइंट। तो ये जो कोनों पे, दोनों बोन के कोनों पे ये ऐसे आर्टिकुलर कार्टिलेज की तरह भी मौजूद होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। कैसे फ्लेक्सिबल? जैसे हमारी नोज़ क्या है, नोज़ में कार्टिलेज मौजूद है, तो नोज़ देखें फ्लेक्सिबल होती है। जो एयर है, एक्सटर्नल एयर, बाहर की तरफ जो एयर है हमारा, वो भी देखें फ्लेक्सिबल है, मुड़ सकता है। तो क्या है, वो कार्टिलेज से बने हुए। अच्छा भाई, कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स हैं, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट मिलके क्या बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। ये लिविंग सेल ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट क्या करते हैं, कोलेजन को सिक्रीट करते हैं, जो क्या कर लेता है, कॉन्ड्रोसाइट को सराउंड कर लेता है और पूरा कार्टिलेज बन जाता है, ठीक है भाई। अब कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, एक हाइलिन कार्टिलेज है, एक इलास्टिक कार्टिलेज है, एक फिब्रो कार्टिलेज है।
हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉडी में सबसे ज़्यादा हाइलिन मिलता है हमें। और कहाँ कहाँ होता है? एट जॉइंट्स, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि जॉइंट्स के कोनों पे, जैसे ये दो बोन्स आपस में मिल रही हैं तो इन दोनों बोन्स के कोनों पे, ठीक है, मौजूद होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, दोनों बोन रगड़ ना खाए आपस में। उसके बाद रिब्स और स्टर्नम जहाँ मिलती हैं, जैसे अब रिब्स क्या है, देखिए हमारे ये जो सेंट्रल बोन चेस्ट में मौजूद है उसको कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। और जो हमारे रिब्स हैं वो ऐसे आके स्टर्नम से ज्वाइन हो रही होती हैं। रिब्स कहाँ से आती हैं? ये बैक बोन पे हमारे जो वर्टिब्री है वहाँ से स्टार्ट होती हैं और स्टर्नम से आके फ्रंट पे ज्वाइन होती हैं। ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 24 होती हैं, एक तरफ 12 एक तरफ 12। तो ये जब स्टर्नम से ज्वाइन होती हैं तो यहाँ पर ये कार्टिलेज की मदद से, बीच में कार्टिलेज होता है जो मैं डार्क मार्क कर रहा हूँ, इससे ज्वाइन होती है, ठीक है। ये कार्टिलेज है, इससे ज्वाइन होंगी, स्टर्नम के डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती। तो ये वाला कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। उसके बाद नोज़ भी जो बनी हुई है ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई है। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये वर्ड ही बता रहा है इलास्टिक। ये कहाँ होता है? एक्सटर्नल एयर, बाहर वाला एयर जो है इलास्टिक कार्टिलेज है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? देखिए हमारे सबसे पहले होता है जब हम खाना खाते हैं, या आप ये कंसिडर कर लें कि फेरिंग्स आता है, नोज़, ठीक है। सबसे पहले ये नोज़ होती है, नोज़ से ये एरिया आता है खाली, जो हलक वाला एरिया फेरिंग्स होता है। फिर फेरिंग्स के बाद दो रास्ते होते हैं, यहाँ फेरिंग्स में जो भी खाना है, एयर जो भी आई, इसके पास नीचे शुरू हो जाता है इसोफेगस भी होता है, और नीचे होता है हमारे पास लैरिंग्स और ट्रैकिया, ठीक है। ये लैरिंग्स और ट्रैकिया मतलब ये है सांस की नाली और ये खाने की नाली। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया जो है, ये अगर ये ऊपर वाला पार्ट होता है लैरिंग्स और नीचे कंटिन्यू हो जाता है, मैं ये मिटा दूँ फिर बनाता हूँ दोबारा। अब देखें, ये होता है ऊपर वाला पार्ट होता है लैरिंग्स, ये ऊपर वाला पार्ट लैरिंग्स है और नीचे कंटिन्यू होता है ये ट्रैकिया में, वही कंटिन्यूशन है। तो लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स एक्चुअली है वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, और हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो लैरिंग्स में मौजूद होते हैं। और ये अगर लैरिंग्स है ऊपर वाला, यहाँ तक लैरिंग्स है और नीचे ट्रैकिया है, ये एल लिख देता हूँ, ये टी लिख देता हूँ। और लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप मौजूद होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। डाइजेशन के चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ते हैं, गैसेज एक्सचेंज में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस, ये दोनों बने हुए हैं इलास्टिक कार्टिलेज से। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है फिब्रो कार्टिलेज, जो हार्डेस्ट होता है। ये एक तो लेस कॉमन है और बिटवीन वर्टिब्री मौजूद होता है। जैसे अब क्या है, वर्टिब्री के बीच में देखिए, अब हमारे बैकबोन है उसमें वर्टिब्रीज मौजूद होती हैं। तो एक वर्टिब्री है, दूसरी वर्टिब्री है, तीसरी वर्टिब्री, तो इनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, ठीक है। इंटरवर्टिबल डिस्क ऐसे मौजूद है। ये इसका काम क्या है कि ये दोनों वर्टिब्री को आपस में रगड़ से बचाएं। अगर हम वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनमें ये वर्टिब्रीज को शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये बिटवीन वर्टिब्री इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये फिब्रो कार्टिलेज से बनी हुई है। उसके बाद प्यूबिस बोन, जो हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन में एक पार्ट है प्यूबिस, ठीक है। वो हम जब अभी हिप बोन पढ़ेंगे उसको मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, वो भी फिब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है। और जो नी जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट में फिब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। तो यहाँ तक हमारी जो है वो डिस्कशन हो गई कॉन्ड्रोसाइट तक, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं फिर।